Hello students, how are you all? I hope you are safe at home and doing your work on time. Today we are going to take our third chapter from civics, the state government. As you know, our country is a democratic nation और हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, जिसमें कि हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है 3 लेवल में बांट के चलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल लेवल. ठीक है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. लोकल लेवल जो है वो रूरल एरियाज़ में या पंचायती राज जिसे हम बोलते हैं उस सिस्टम पे चलता है. देन स्टेट लेवल हमारा जो है वो जो हमारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे, उन पे चलता है. एंड द नेशनल लेवल पूरा होल नेशन के ऊपर चलता है. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, विच इज़ लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड दी नेशनल लेवल. देन आज हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की. एट प्रेजेंट स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, टोटल एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी जो है यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके स्टेट्स 28 रह गए हैं और यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज होकर के 9 हो गई हैं. तो व्हाट आर द 9 यूनियन टेरिटरीज? दिल्ली, द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये तो पुरानी 7 थी, इसमें 2 नई और जुड़ गई हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. ठीक है, सो दैट इंक्लूड्स फॉर 9 यूनियन टेरिटरीज. नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. और ईच स्टेट हैज़ लेजिस्लेचर दैट कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर. हर स्टेट में अपना लेजिस्लेचर होता है जिसको कि गवर्नर गवर्न करते हैं या उसे चलाते हैं. जो लेजिस्लेचर है इट कैन बी बाई कैमरल और यूनिकैमरल. बाई कैमरल या 2 हो, बाई कैमरल मीन्स 2, बाई मीन्स 2. ठीक है, तो इसमें जो है 2 लेजिस्लेचर होते हैं और यूनिकैमरल में केवल सिंगल होता है. तो बाई कैमरल में कौन कौन से आते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कि हम विधान परिषद भी बोलते हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधान सभा भी बोलते हैं. ठीक है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो यूनिकैमरल होती है उसमें केवल लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होती है. क्लियर विद दैट? बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल. नाउ लेट अस रीड अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं. इसका कॉम्पोजिशन क्या है, मेंबर्स कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ हम पढ़ेंगे. तो टोटल एमएलएज जो हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते एंड दे कैन नॉट बी लेस देन 60. कुछ स्टेट होते हैं छोटे होते हैं, सिक्किम है, आपका गोवा है, तो उसमें इतने लोग नहीं हैं कि 500 एमएलएज या निकल कर आ जाएं. उसमें छोटे स्टेट हैं तो वहाँ से भी जो है 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम 60 तो होने ही चाहिए. और जो बड़ी जगह है या बड़े स्टेट हैं वहाँ पर कम से कम 500 तक होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए पर स्टेट. ठीक है, किसी भी स्टेट में जो एमएलए काउंट है वो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए. ओके, देन 1 कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. हम जो है हमारे देश को जब इलेक्शन होता है तो हमारे देश को हम छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट देते हैं. ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई एक व्यक्ति इलेक्ट होकर, हमारे द्वारा वोट करके इलेक्ट होके यहाँ पर आता है एज एन एमएलए. ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट मिलता है थ्रू इलेक्शन. ठीक है, अच्छा, एमएलए की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का एमएलए होने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस उसके पास होनी चाहिए? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन शुड हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. वो जो है 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जितना 5 साल का वक्त, उसका टर्म कितना रहेगा? 5 ईयर्स. ठीक है, ही हैज़ टू वर्क फॉर विधानसभा फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स एंड इट हैज़ स्पीकर इन इज एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर. और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कॉम्पोजिशन में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं. स्पीकर ही विधानसभा को संभालते हैं और उनकी एब्सेंस में उसको कौन टेक ओवर करता है? डेप्यूटी स्पीकर. क्लियर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. नाउ लेट अस गो ऑन विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद.
इसका भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, कॉम्पोजिशन, टोटल नंबर ऑफ MLAs कांट बी लेस देन 40, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लेस देन 60 बोला था कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 40 से कम नहीं होना चाहिए, दे शुड बी नॉट लेस देन 40। और जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसमें 1/3 मेंबर्स कम फ्रॉम इलेक्शन, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चूज़ करके आते हैं। 1/6 मेंबर्स जो हैं उनको गवर्नर, जो स्टेट गवर्नर हैं वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं और उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। देन 1/12 मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स, जो रिनोन्ड गवर्नमेंट टीचर्स हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है 1/12 मेंबर्स जो हैं यहाँ इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। देन अगेन कॉम्पोजिशन में किस व्यक्ति को हम अलाउ कर सकते हैं टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगेन द सेम क्वालिफिकेशन, ठीक है। टू बिकम अ मेंबर अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी भी इलेक्शन में कंटेक्ट करने के लिए या मेंबर बनने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति की यही होनी चाहिए दैट ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 30 years of age. For legislative assembly he should be of 25 years of age and for legislative council he should be of 30 years of age, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मेंबर इलेक्ट होने के बाद अपना टर्म पूरा करने के बाद रिटायर होकर ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा है कि अगर सरकार गिर जाए तो इसको दोबारा से यहाँ इलेक्शन कराना पड़ता है, री इलेक्ट होकर के मेंबर्स आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दे आर, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 6 year। यहाँ जो टर्म है वो 5 years का था, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। और यहाँ पर मेंबर्स जो हैं एवरी 2 years, ठीक है, सॉरी एवरी 6 year, 1/3 मेंबर्स जो हैं उसके 6 year के बाद रिटायर होता रहता है, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे यहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन ही सभा को संभालते हैं, उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन उनका काम देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके क्या फंक्शन है। स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिकली 2 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला मेकिंग लॉज, नियम कानून बनाना, एंड सेकेंडली क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो काम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनको क्वेश्चन करना, उनसे सवाल जवाब पूछना। देन मेकिंग लॉज में इट मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन एक्सेट्रा। क्योंकि स्टेट है तो स्टेट को अपने यहाँ होने वाली एजुकेशन, पुलिस सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, इरिगेशन सप्लाई, वाटर सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, एक राज्य सरकार की होती हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर नियम कानून बनाने हैं, तो उनका मेन काम है मेकिंग लॉज फॉर दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। Then secondly questioning the state executive, questioning the state executive। अब state executives it can question policies and working of the executive। executive से ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने जो नियम कानून बनाया है उसको फॉलो करने के लिए आप कौन कौन सी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन तरीके से ये कामों को आप फॉलो करवा रहे हैं, और क्या चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने स्टेट को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द points we have discussed today about the state legislature. We will continue with the chapter in the next video. Thank you.